बातमीचा अर्थ आहे भरोसा आणि तुमच्या भरोसा आहे आमची जिम्मेदारी। आपण पाहत आहात एनसीएन न्यूज टीव्ही। नमस्कार, मी साकपडेल। एनसीएन न्यूज टीव्ही मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण पाहू शकता संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होत आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर देगलूर शहरामध्ये खूप मोठ्या चुरशीने प्रत्येक पक्ष आपली मोर्चेबांधणी या ठिकाणी करत आहेत। आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये पाहिला तर आपण या ठिकाणी राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने या ठिकाणी सभा घेतली होती। पक्षप्रवेश सोहळा झाला, मग त्याच्यानंतर राष्ट्रवादी गट अजित पवार साहेब यांच्या सुद्धा या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली सुद्धा या ठिकाणी पक्षप्रवेशाचा मोठा कार्यक्रम पार पडला आणि इतर जे राष्ट्रीय पक्ष आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी मोठी तयारी करत आहेत। आणि आज आमच्या सोबत या ठिकाणी सार्वजनिक जनतेत सर्वांचे मन मिळून मिसळून असणारे आणि सर्वांना जे काही या ठिकाणी प्रश्न असतात ते सोडण्यासाठी सदैव प्रयत्न करणारे, सत्तेत असो किंवा नसो, कार्यकर्त्यांसाठी आणि इतर समाजासाठी काम करत असतात सदैव वंचितचे या ठिकाणी पाहू शकता भाषिकही आहेत। आणि आज आम्ही त्यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी आलो। इतर निवडणुकीसाठी यांची काय मोर्चेबांधणी आहे, आतापर्यंत हे फील्डमध्ये काय करत आहेत त्याच्यासाठी या ठिकाणी आम्ही उपस्थित झालो। साहेब, आपली येणाऱ्या काळामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी आपण काय तयारी केलात आणि कशा पद्धतीने या ठिकाणी पाहत आहोत? देखिए, अभी जो पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर स्थानीय स्वराज्य संस्था के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसके अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी दबे कुचले तबकों की आवाज बनकर उभरने के लिए तैयार है। हम सभी तरह के इलेक्शंस लड़ने की तैयारी में हैं, चाहे वो जिला परिषद हो, नगर पालिका हो या महानगर पालिका हो। देगलूर नगर पालिका को लेकर हमने अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके अंदर हम 27 की 27 नगर पालिका की सीटें और नगर अध्यक्ष की सीटें लड़ाने की। निवडणूक तुम्ही स्वतः स्वबळावर लढणार आहोत का इतर पक्षासोबत तुमची या ठिकाणी युती होणार है? अगर सम्मानजनक युति के ऑफर्स आते हैं तो हम कांग्रेस और उसके अलायंस के साथ युति करने के लिए इच्छुक हैं। अगर कोई ऑफर नहीं आता है या कांग्रेस हमारे साथ सम्मानजनक बात नहीं करती है तो फिर हम अपनी ताकत के हिसाब से लड़ने के लिए तैयार हैं। आपल्या सोबत या ठिकाणी संपर्क झाले का? काँग्रेस असेल किंवा शरद पवार गट असेल असे यांच्या सोबत आपली या ठिकाणी शिवसेना असेल, जे महायुती आहे, महाविकास आघाडी आहे तुमची, त्याच्यामध्ये आपली या ठिकाणी चर्चा झाली का? अलायंस के लिए हमने जिला कमेटी के पास प्रस्ताव भेजा है। हमारे पास जो भी लोग आए थे हमने उनसे कहा कि वो जिला प्रमुख से बात करें, तो उनके साथ चर्चा चालू है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी इलेक्शंस के लिए थोड़ा वक्त है तो शायद 1-2-3 दिन के अंदर क्लियर होगा, लेकिन चर्चा चालू है। याच्यामध्ये पाहिलं तर काँग्रेस या ठिकाणी 1 ते 2दा सत्तेवर आल्यापासून ते स्वबळावरच नारा देते, आम्ही स्वबळावरच लढणार आहे, आम्हाला इतर पक्षासोबत युती करायची गरज नाही असं त्यांना वाटते। तर आपलं काय मत आहे? अगर उन्हें इस तरह से लगता है तो वो देखेंगे उस तरह से तैयारी करके, लेकिन अवाम के अंदर क्या बात है? अवाम के अंदर कांग्रेस को लेकर जितना जनाधार होना चाहिए वो नहीं है, इसीलिए तो उन्हें दूसरे पार्टी से लोगों को अपने अंदर समाविष्ट करने की जरूरत पड़ रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी इतनी मजबूत इलेक्शंस लड़े। काल काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष यांनी एक असं वक्तव्य केला की 3 वार सोबत आले तर या ठिकाणी नगराध्यक्षपद स्वबळावर लढून काढून घेऊ शकते, तर अल्पसंख्याकांसाठी काय वाटत असेल? देखिए, कांग्रेस को सिर्फ 3 वार ही वोट नहीं करते ना, कांग्रेस का तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसके अंदर यहाँ का अल्पसंख्यक समाज है, यहाँ का पिछड़ा हुआ समाज है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उन समाज के ईमानदार वोटरों की तौहीन है और इसके ऊपर कांग्रेस ने एक क्लियरिफिकेशन वीडियो जारी करना चाहिए। नाही, जर क्लियरिफिकेशन जर व्हिडिओ व्हायरल झालं नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये इथले अल्पसंख्याक काँग्रेसची गार करणार का, असं सुद्धा होऊ शकते? बिल्कुल, देखिए, जनता ये लोकतंत्र के अंदर बादशाह की हैसियत रखती है। सबसे बड़ा अगर कोई है लोकतंत्र में तो वो जनता है। अगर जनता के दिल को तकलीफ देने वाली कोई बात करेगा तो जनता उसको उसकी जगह दिखाएगी। कालच्या वक्तव्यामुळे तुम्हाला काय वाटलं? तुमच्या मनाला काय असं झालं की बाबा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्षांनी जे वक्तव्य केलं त्याबद्दल आपलं काय म्हणत आहे? ये लोगों की भावनाओं को दुख पहुंचाने वाली बात है कि जो समाज, जो लोग 70 सालों से कांग्रेस के लिए रीढ़ की हड्डी बंधे हुए हैं, उनकी बात ना करते हुए जो आज आपके पास आए हैं उनको आप प्राधान्य देना, उनको आप सर पर बिठाना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है। इस तरह के वक्तव्य से उन्हें बचना चाहिए। इतर जे राष्ट्रीय पक्ष आहेत या ठिकाणी जे वर्चस्व दाखवतात, ज्यांची पकड देगलूर शहराच्या नगर परिषदवर आहे, त्या नगर परिषदच्या स्वबळावर लढण्याचा नारा देत असताना एकही पक्षामध्ये या ठिकाणी स्वतःच्या पक्षामधला उमेदवार सक्षम असं नाही असं वाटतंय का आपल्याला? आणि त्याच्यामध्ये अल्पसंख्याकला ह्या वेळेस संधी मिळणार होती तर ते संधी सुद्धा हुकायसाठी बसलेली आहे असं सुद्धा चित्र दिसतंय का आपल्याला? जी बिल्कुल, अगर हम देखें
तो आज भाजपा के पास भी उनका जो उम्मीदवार है वो किसी ना किसी पार्टी से उनको इंपोर्ट करके लाना है। अजीत पवार गठ में भी जिस उम्मीदवार के नाम पर चर्चा चल रही है वो कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस में थे। आज कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में था, यानी कि किसी के पास भी अपना उम्मीदवार नहीं है। ये लड़ाई विचारों की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता को हथियाने की है और सत्ता को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब देगलू शहर के लोगों को यह सोचना है कि वो किस तरह की राजनीति चाहते हैं। आणि अल्पसंख्याक या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यांची लोकसंख्या जास्त आहे, तर एक वेळेस तर त्यांना ह्यावेळेची संधी ओबीसी महिला म्हणून आलेली आहे, तर त्यांना उमेदवारी देण्यासाठी हे जे पक्ष आहेत ते समोर यायला पाहिजे, इथले जे नेतृत्व करणार त्यांनी पाठिंबा द्यायला पाहिजे होता। देखिए, मुझे ये लगता है कि राजनीति में पुढाकार घ्यायला पाहिजे होता। नहीं, राजनीति में इस तरह से नहीं होती कि आप घर में बैठेंगे और आपको कांग्रेस या राष्ट्रवादी पार्टी टिकट ला कर देगी। आपको टिकट मांगना पड़ता, आपके समाज की तरफ से बात होनी चाहिए थी। ये मौका मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज ने गंवा दिया है। अब उनके पास मौका है कि जो लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ आना चाहते हैं, मुस्लिम समाज ने वहां पर अपनी बात रखनी चाहिए कि आप हमें टिकट दीजिए, आप हमें साथ दीजिए, हम आपके साथ में मांगनी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे रद्द कर दिया। जबकि कांग्रेस के पास मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा जो नाम था मुफ्ती मुख्तारुद्दीन रफाई साहब, उन्हें अगर समझो वो क्रॉस करके अगर फैसले लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि वहां पर कितनी काही दिवसापासून मुफ्ती मुख्तारुद्दीन साहेब हे कोण्याही काँग्रेसच्या सभेत दिसून आलेले नाहीत। अंतर्गत काही त्यांची मोठी नाराजगी आहे का, किंवा ते पक्ष सोडलेले आहेत का? पक्ष सोडलेले असतील तर त्यांचे बॅनरवर फोटो आलेला आहे, तर हे बॅनरवर फोटो येत असताना त्यांनी मग कोण्याही सभेमध्ये किंवा कुठेही सक्रिय दिसून येत नाही। यावेळेस काँग्रेसचा त्यांना पाठिंबा नाही का, किंवा काँग्रेसमध्ये ते नाही, असं काही चित्र आहे? मुझे लगता है ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। मैं क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी का शहर अध्यक्ष हूं तो मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक समझ में आने वाली बात है कि मुस्लिम समाज के नेतृत्व को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया जा रहा है। वंचित बहुजन आघाडीमध्ये आपली परिस्थिती कशी? या ठिकाणी आपल्याकडे नगराध्यक्षाचा चेहरा आहे का, नगरसेवकांचा चेहरा आहे का, आणि आपल्याकडे उमेदवारांसाठी किती अर्ज आले, चाचपणी झाली का, याची पुढची रणनीती काय असणार आहे? अभी तक नगर अध्यक्ष के लिए हमारे पास 3 उम्मीदवार आए हैं और तीनों भी अलग अलग समाज से है। किसी एक समाज के ऊपर वंचित बहुजन आघाड़ी राजनीति नहीं करती है। वंचित बहुजन आघाड़ी का एजेंडा साफ है कि हर दबा कुचला समाज, जिसे ये जो प्रस्थापित राजकारणी लोग हैं जिन्होंने मौका नहीं दिया, हम वैसे वर्गों को मौका देने के ऊपर यकीन रखते हैं। 27 में से तकरीबन 22 वार्डों से हमको अर्ज आए हैं और ये अर्ज हमने आगे जिला कार्यालय को भेजे हैं और वहां पर उन लोगों से बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी, उनसे इंटरव्यू लेकर फिर उनके टिकट फाइनल किए जाएंगे। या ठिकाणी जसं राष्ट्रीय पक्षांचे मोठे 2 सभा झालेत, काँग्रेसची असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेसची असेल, तर या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीची सुद्धा सभा होणार आहे का, आणि त्याच्यासाठी या ठिकाणी कोणते मान्यवर तुमची येणार आहेत, आणि ते वेळ कधी असणार आहे सभेसाठी? देखिए, अभी तो इलेक्शंस डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन इलेक्शंस डिक्लेयर होने के बाद अगर हमारा किसी के साथ युति नहीं होती है तो फिर हम इलेक्शन में उतरेंगे, और जब हम इलेक्शन में उतरेंगे तो फिर उसके लिए जिस तरह हमने डॉक्टर इंगोले साहब के लिए प्रचार यंत्रणा लगाई थी, सभी प्रस्थापित राजकारणियों से सबसे अच्छा जो अगर मैनेजमेंट था वो हमारा था, तो हम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। आम्हाला एक सूत्रांकडून गोपनीय माहिती मिळाली की आपले इतर पक्षासोबत अंतर्गत या ठिकाणी बैठक झालेली आहे, त्यांच्यासोबत युती होणार आहे असं सुद्धा ठाम भूमिकेवर आहेत। हे खरं चित्र आहे का? देखिए, ये जो राजकारण चल रहा है जनशक्ति विरुद्ध धनशक्ति, तो धनशक्ति को हराने के लिए कहीं ना कहीं जनशक्ति को एक जगह पे जमा होना चाहिए। हम सभी उन समविचारी ताकतों के साथ जो संविधान को बचाने के लिए और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उन पार्टियों के साथ अलायंस करने में हमें कोई हर्ज नहीं है। देगलू शहरामध्ये शरद पवार गट हा संपण्याच्या मार्गावर आहे, तर असं झालं तर या ठिकाणी कसं वाटेल आपल्याला की एका वेळेस त्या पक्षाने या ठिकाणी सत्ता भोगली आणि तर आपल्याला काय वाटतं? देखिए, ये इनकी जो स्टेट लेवल की राजनीति है वो इसके लिए जिम्मेदार है। उन्हें उस वक्त में सोच समझकर फैसले करने चाहिए थे। उनके गलत फैसलों की वजह से आज आहिस्ता आहिस्ता शरद पवार का काम खत्म हो रहा है, यानी कि पार्टी खत्म हो रही है। तर येणाऱ्या काळामध्ये या ठिकाणी जे इतर पक्ष असतील जे बळकट होते, जसे शरद पवार साहेबांसारखे, त्यासल्या नेत्यांचा जेव्हा स्थानिक लेवलला पक्ष संपत असेल तर बाकी पक्षाचं सुद्धा तसं होऊ शकते का? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप अपनी विचारधारा को छोड़ देंगे तो फिर आप समाप्त हो जाएंगे। और वंचित बहुजन आघाड़ी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो अपने विचारों के साथ मैदान में आती है। तो जब तक हमारे साथ हमारे विचार है, हमें इस बात का डर नहीं है। तर येणाऱ्या काळामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी सुद्धा आपली तयारी आहे? बिल्कुल,
मैं समझता हूं कि जिला परिषद और पंचायत समिति में वंचित बहुजन आघाड़ी 1 नंबर पर रहेगी। आपण या भागाचे शहर अध्यक्ष आहेत. शहर अध्यक्ष पद आपल्याला मिळाल्यापासून आपण या ठिकाणी खूप चांगले कार्य केलं. तर येणाऱ्या काळामध्ये आता ह्या निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर आपण या ठिकाणी काय करणार आहेत की ज्यामुळे जनतेचं संपूर्ण कल तुमच्याकडे येईल, वंचितकडे, अशा पद्धतीचा आज एक मैसेज जनतेला काय देणार? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन है ये लोगों के मूलभूत अधिकारों का इलेक्शन है, जिसके अंदर पीने के लिए साफ पानी, सड़कें, नालियों की साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट्स और जो बुनियादी सहूलतें जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी अपना मैनिफेस्टो लेकर आएगी और उस मैनिफेस्टो के अंदर लोगों को उनके अधिकार क्या है ये बताएगी और उन अधिकारों के लिए हमारे पास क्या एजेंडा है हम वो बताएंगे। और हमारा पूरा इलेक्शन ये जात पात धर्म जाति से उठकर सिर्फ और सिर्फ देगलूर शहर के विकास के ऊपर होगा। या ठिकाणी एमआयएम सुद्धा स्वबळावर लढण्याचा नारा देत आहे, ते सुद्धा सक्षम झालेले आहे आणि ते या ठिकाणी कटिबद्ध आहे आणि संपूर्ण तयारीला सुद्धा लागलेले आहे। आणि एकीकडे वंचित सुद्धा दावा करत आहे की जर युती नाही झाली तर स्वबळावर लढणार। हे दोन पक्ष जर रिंगणात उतरले तर दोघांमध्ये जर मत डिवायडेशन झाला तर या ठिकाणी तिसरा पक्ष निवडून याची शक्यता असते। तर त्याबद्दल आपलं काय मत आहे? देखिए, ये लोगों को अब समझ में आ गया है कि एमआईएम की जो राजनीति है वो किस तरह की है। इसके ऊपर बात करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। हमने देखा कि 2024 की विधानसभा में नांदेड़ में उत्तर और दक्षिण में, उत्तर में तो एमआईएम ने कैंडिडेट नहीं दिया था लेकिन दक्षिण में उन्हें जिस तरह से मतदान मिला है वो इस बात को साफ जाहिर करता है कि लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है और वंचित बहुजन आघाड़ी उनसे 4 गुना ज्यादा ताकत रखती है। और मुझे यकीन है कि लोग समझकर वोट करेंगे। मतदाता बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है, 70 साल से वो धोखे खाते आया हुआ है। तो इस बार लोग धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर शहर के विकास के लिए वोट करेंगे। हे दोन्ही पक्ष या ठिकाणी सेक्युलर म्हणतात, पिछड्यांचं आम्ही समर्थन करतो आणि त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी निवडणुकी लढतो म्हणतात, परंतु हे दोन्ही पक्षाचे सभा मोठे होतात, निवडणुकीमध्ये यांची एकही उमेदवाराला मतदान का पड़त? देखिए, उसके लिए आपको बूथ लेवल तक काम करना पड़ता है। तो जो पार्टी बूथ लेवल तक काम करेगी, जिसके पास हर वार्ड के अंदर हर गली के अंदर कार्यकर्ता होंगे, तो वो मतदान हासिल करने में कामयाबी हासिल होगी। जो सिर्फ सभाएं लेते हैं, लोगों को जमा करते हैं, भावनिक बातें करते हैं, तो वैसे लोगों को लोग वोट नहीं करते हैं। लोग उनका काम देखते हैं, उनकी ईमानदारी की बुनियाद पर उनको वोट देते हैं। वंचित बहुजन आघाडीमध्ये सध्या पक्ष प्रवेशचा 16 कार्यक्रम या ठिकाणी होणार आहे का? काही इच्छुक तुमच्याकडे इतर पक्षातून येण्यासाठी इच्छुक आहेत का? असं काही संपर्क झालेला आहे का? माझी आजी? हाँ, ऐसे कुछ है संपर्क में हमारे नाम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसके लिए वक्त है। जो अभी किस तरह की सियासत करवट लेती है ये देखेंगे और जिस तरह से अभी बात आ रही है कि इलेक्शंस आगे भी जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो भी चीज होगी वो खुलेआम होगी, मुद्दों के साथ होगी, वैल्यूज के साथ होगी, जो हमारे मूलभूत जो हमारे ख्यालात है उन ख्यालात के हिसाब से ही हम राजकारण करेंगे। आपण या ठिकाणी पाहू शकता की आज आमच्या सोबत वंचित बहुजन आघाडीचे शहर अध्यक्ष वाजिद भाई होते, बाशित भाई होते आणि बाशित भाई यांनी एक क्लॅरिफिकेशन असं दिलेलं आहे की या ठिकाणी मोठा गौप्यस्फोट त्यांच्या पक्षातर्फे होणार आहे। त्यांच्या पक्षामध्ये पक्ष प्रवेश करण्यासाठी मोठे अनेक कार्यकर्ते या ठिकाणी इच्छुक आहेत आणि ती या ठिकाणी युती झाली तर ठीक आहे, म्हणजे युती जर होणार नाही तर स्वबळावर मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांची तयारी आहे आणि त्यांच्याकडे नगर अध्यक्ष पदासाठी या ठिकाणी इच्छुक उमेदवारांची रांग लागलेली आहे आणि ते पूर्ण नगरसेवकांची सुद्धा या ठिकाणी जयंत तयारी करण्यात आली आहे। त्याच्यासोबतच जिल्हा परिषद पंचायत समिती इतर सर्व निवडणुकी लढण्यासाठी ते सक्षम आहेत आणि स्वबळावर सुद्धा लढण्याची त्यांची ठाम भूमिका आणि पूर्णपणे तयारी या ठिकाणी दिसून आली। येणाऱ्या काळामध्ये अजून निवडणुकीच्या तोंडाच्या समोर काय काय या ठिकाणी घडणार आहे त्याच्यासाठी आम्ही लाईव्ह थेट प्रक्षेपण एनसीएन न्यूजच्या माध्यमातून सर्वांना दाखवत राहू आणि शहर अध्यक्ष बाशित भाई यांच्या पक्षामध्ये काय हालचाली सुद्धा चालणार आहेत आणि काय मोठे घडामोडी घडणार आहेत ते सुद्धा दाखवून देण्याचा आम्ही वेळोवेळी प्रयत्न करत राहू। कॅमेरामन मानसोबत मिसाक पडेल, एनसीएन न्यूज टीव्ही।